बिहार की सियासत में 2025 चुनाव से पहले ही एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। चलिए आज इसी राजनीतिक बवंडर की परत दर परत पड़ताल करते हैं। और इस तूफान के केंद्र में है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा। एक ऐसा आरोप जिसने पूरे स्टेट लीडरशिप को हिलाकर रख दिया है। तो इन आरोपों का असर कितना गहरा है, ये समझने के लिए जरूरी है कि पहले बिहार के मौजूदा सियासी मंजर को समझा जाए। देखिए, बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैदान में दो बड़े गठबंधन हैं। एक तरफ है सत्ता में बैठी एनडीए और दूसरी तरफ है विपक्षी इंडिया अलायंस। मतलब साफ है कि टक्कर जोरदार होने वाली है, एक हाई स्टेक्स बैटल। लेकिन अब इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी आ गया है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिनका मकसद है पुराने सियासी धड़ों को तोड़ना और एक नई तरह की राजनीति का आगाज करना। तो आखिर हैं कौन ये प्रशांत किशोर और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्यों वो बिहार की राजनीति में इतनी हलचल मचा रहे हैं? प्रशांत किशोर नाम तो सुना ही होगा। देश के सबसे मशहूर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक वक्त था जब वो पर्दे के पीछे से बड़े बड़े नेताओं की जीत की कहानी लिखते थे, लेकिन अब वो खुद कहानी का किरदार बनने पॉलिटिकल अरीना में उतर आए हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा। इस लिस्ट में सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप है, जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया है, वो लगा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर। तो चलिए सीधे उसी सबसे गंभीर आरोप की बात करते हैं। निशाने पर हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है, उन्होंने 1995 में एक मर्डर केस में खुद को नाबालिग साबित करने के लिए अपनी उम्र गलत बताई, यानी कि एक फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए कानून को धोखा दिया और सजा से बच निकले। और इस दावे को मजबूती मिलती है दो सरकारी कागजों से। इन्हें देखिए, एक तरफ है 1995 का कोर्ट एफिडेविट और दूसरी तरफ है 2020 का चुनावी एफिडेविट। दोनों में उम्र का अंतर साफ साफ दिखता है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। अब सिंपल सा गणित है, अगर 2020 में वो 51 साल के थे तो 1995 में उनकी उम्र 26 साल होनी चाहिए थी। तो फिर 15 साल कैसे? यही वो सवाल है, यही वो विसंगति है जो प्रशांत किशोर के आरोपों का पूरा आधार है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। बिहार के इतिहास के दो बेहद विवादास्पद मामलों की फाइल खोलते हैं। पहला मामला है 1995 का तारापुर नरसंहार। मुंगेर जिले में 7 लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में सम्राट चौधरी, जिनका नाम तब राकेश कुमार था, मुख्य आरोपियों में से एक थे और आरोप है कि इसी केस में जमानत पाने के लिए उन्होंने खुद को नाबालिग बताने वाला डॉक्यूमेंट पेश किया था। लेकिन प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुकते। वो राकेश कुमार नाम को एक और बदनाम केस से जोड़ते हैं, 1999 का शिल्पी गौतम हत्याकांड। एक ऐसा मामला जो आज भी बिहार के सियासी गलियारों में एक रहस्य बना हुआ है। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी की त्रासदी को बताती है। जुलाई 1999 में कॉलेज स्टूडेंट शिल्पी जैन और उनके बॉयफ्रेंड गौतम सिंह की लाशें एक कार में मिलती हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ था और गौतम को पीट कर मार डाला गया। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते केस सीबीआई को जाता है। बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन 2004 में सीबीआई इसे पॉइजनिंग से सुसाइड का मामला बताकर केस बंद कर देती है। और जब शिल्पी का भाई केस दोबारा खुलवाने की कोशिश करता है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। वापसी पर वो केस छोड़ देता है। कहानी का अंत कुछ ऐसा है जैसे इंसाफ हुआ ही नहीं। तो ये तो हुई अतीत की बात। अब लौटते हैं वर्तमान में और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आज के सियासी संघर्ष से कैसे जुड़ती हैं। सम्राट चौधरी के सियासी सफर पर एक नज़र डालिए। आरजेडी से शुरुआत की, फिर 2014 में जेडीयू में गए और मंत्री बने, 2017 में बीजेपी में आ गए और आज 2024 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इससे साफ है कि उनके संबंध बिहार की हर बड़ी पार्टी से रहे हैं। अब जब इतने गंभीर आरोप लगे तो सम्राट चौधरी का भी जवाब आया। उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर एक नौसिखिए नेता हैं और जिस राकेश की वो बात कर रहे हैं वो कोई और है जो आइसक्रीम बेचता है। और उन्होंने कहा कि असली इंसाफ तो जनता करेगी।
तो अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि सम्राट चौधरी को उनके पद से और पार्टी से दोनों से हटाया जाए। यानी अब ये एक फॉर्मल डिमांड बन चुकी है। आरोपों और पलटवार के इस पूरे जाल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 2025 के चुनाव से पहले इस सबसे फायदा किसे होगा? क्या ये साफ सुथरी राजनीति के लिए उठाया गया कदम है या फिर चुनावी फायदे के लिए सोची समझी रणनीति? पुरानी फाइलें खुल रही हैं, अतीत के दफन राज सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बिहार की सियासी अतीत की ये भूत उसके भविष्य